और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। नेपाल सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री ओली को सलाह दी है, ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दी है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सत्ता छोड़े तभी प्रदर्शन शांत होगा, बिना सत्ता छोड़े हालात संभालना मुश्किल है। हिंसा के बाद अब तक 10 मंत्रियों का इस्तीफा आ चुका है। दुबई निकलने की तैयारी में है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली। नेपाल में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम केपी ओली दुबई भाग सकते हैं। नेपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम ओली के इस्तीफे की मांग अब ये जेनजी कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों को कल चोटें आई, घायल हुए। आपको तस्वीरें भी दिखाई थी लगातार। तो ये जेनजी प्रदर्शन कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर जो आउटरीच हुई थी उसे बंद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। हालांकि वो बैन हटा दिया गया है उग्र प्रदर्शन के बाद, लेकिन बड़ी संख्या में ये जेनजी जो 18 से 30 साल के जो युवक हैं ये यहाँ पहुंचे और जमकर हंगामा किया, संसद को घेरा, बैरिकेड्स तोड़े, आगजनी की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही कि 10 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। और अब ये सवाल उठता है कि पीएम केपी शर्मा का क्या होगा। तो केपी शर्मा ओली दुबई भाग सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज़ एड शरद जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, कुछ ऐसी ही स्थितियां हमने कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में देखी थी और अब ऐसी ही स्थिति नेपाल में भी बन रही है। क्या मायने निकाले जाए इसके? 10 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, क्या वैसे ही कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है नेपाल में भी? देखिए, नेपाल के पहले बांग्लादेश था, बांग्लादेश के पहले श्रीलंका था और अब नेपाल है। ये तीसरा भारत का पड़ोसी मुल्क है जहां हमने कमोबेश सत्ता पलटने के लिए युवाओं का आक्रोश देखा। बांग्लादेश में आपने देखा, हमने देखा कि विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर निकले और उन्होंने तख्ता पलट में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। और ये आरोप लगे बांग्लादेश में भारतीय विशेषज्ञों की तरफ से भी ढके छुपे शब्दों में और खुलकर ये कहा गया कि दुनिया के एक ताकतवर मुल्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इसमें हाथ रहा, जो बांग्लादेश में घटनाक्रम। जी, श्रीलंका में भी ये स्थितियां बनी और जाहिर तौर पर जब हमारे तीनों पड़ोसी देश जब वहाँ अस्थिरता उत्पन्न होती है और आर्थिक चुनौतियां पैदा होती हैं तो वो भारत से पहले चीन की तरफ देखते हैं जी। और चीन से मदद मांगने की और चीन की शरण में जाने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न हमने देखा श्रीलंका का सबसे पहले, उसके बाद बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस घटनाक्रम के कुछ दिनों पहले चीन गए थे, जहां उन्होंने लिपुलेख दर्रे का विषय जिनपिंग के साथ चर्चा में उठाया था, लेकिन वहां उन्हें दो टूक जवाब मिला कि भारत से ही बात करें। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस घटनाक्रम के पीछे भी कुछ ऐसी ताकतें हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिख रहा है कि एक बद इंतजामी सरकार की जो है वो इस घटना के पीछे बड़ा कारण है, तो साफ तौर पर ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या किसी पड़ोसी मुल्क का या दुनिया के किसी ताकतवर मुल्क का हाथ है। लेकिन हाँ, स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। भारत निगाह रखे हुए है क्योंकि नेपाल से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, बिहार से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ तराई का इलाका जो है वो नेपाल की सीमा से लगता है और पासपोर्ट की व्यवस्था दोनों देशों के बीच में नहीं है। तो भारत के लिए ये बहुत अलार्मिंग है कि वो परिस्थितियों को देखता रहे कि कहीं इस अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करके नेपाल के कंधे पे बंदूक रख के कुछ और आतंकी मंसूबे वाले संगठन इस स्थिति का फायदा लेने की कोशिश न करें। तो फिलहाल भारत निगाह रखे हुए है। जी, निश्चित तौर पर स्थितियां क्योंकि जिस तरह से नजर आ रही है शरद जी बेहद गंभीर है। आगे ये पता चलना अभी बाकी है कि क्या इसके पीछे कोई तीसरी शक्ति है या नहीं। तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया शरद जी। तो देखिए, भारत पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा क्योंकि भारत से काफ़ी अच्छे संबंध नेपाल के रहे हैं। व्यापारिक संबंध की बात करें या बॉर्डर पर भी पड़ता है और ऐसे में भारत के चारों ओर अराजकता की स्थिति ऐसे में बन जाती है। भारत के चारों ओर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश,
और उसके बाद अब नेपाल में भी क्या तख्ता पलट होगा, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा।